लेट्स स्टार्ट एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। इस चैप्टर का रिलेवेंस अच्छा खासा है सर, क्योंकि सर आपको एग्जेम्पशन याद होनी चाहिए और एग्जेम्पशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रिवर्स चार्ट से भी कनेक्ट करेगी सर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। ओ इन्होंने बोला सर सेक्शन 11 हम पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स है सर, ठीक है, ये हमारे पास पावर है और इसमें हम ये बोलते हैं कि जनरल एग्जेम्पशन और स्पेशल एग्जेम्पशन होती है। जनरल वो होती है जो सभी को मिलती है, स्पेशल वो होती है जो पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक को कवर किया जाए सर, स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज किया जाए। सर अगर एग्जेम्पशन से रिलेटेड इन्हें कुछ क्लैरिफाई करना है तो इनके पास 1 साल का समय है सर, कोई भी चीज है एग्जेम्पशन से रिलेटेड अगर इनको क्लैरिफाई करना है तो 1 साल के अंदर क्लैरिफिकेशन इशू कर सकते हैं कि ये एग्जेम्पशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है सर, ठीक। उसके बाद ये वाला नया है, ये सुनो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है यार, मतलब ऐसा भी सोच सकते हैं, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं था। समझो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है। पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं इसको अमेंडमेंट को पढ़ा दूंगा। इन्होंने बोला सर कई बार ऐसा होता है मार्केट में कई सारे गुड्स और सर्विसेज को लेके अलग अलग सोच चलती है। अब मान लो कोई ऐसी चीज है जिसमें गवर्नमेंट को लगता है जीएसटी है, बट जब पूरे मार्केट में गवर्नमेंट पता करने गई तो पूरे मार्केट में कोई जीएसटी नहीं लगा रहा था उस चीज में, बड़े से बड़े लोग उस पर जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, छोटे से छोटे लोग उस पर जीएसटी नहीं लगा रहे, बट गवर्नमेंट ने उसे एग्जेम्प्ट नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने उसे एग्जेम्प्ट नहीं किया मतलब प्रैक्टिकली सबको जीएसटी देना चाहिए था, अब दिए तो नहीं है, कोई कोई जीएसटी नहीं दे रहा उसमें। तो सरकार बोली कि नॉर्मली होता ही है कि इस केस में आप चोर घोषित हो जाते हो, फिर 73 74 आपके खिलाफ एप्लीकेबल हो जाता है, फिर आपसे पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह सब की बातें करते हैं। अब गवर्नमेंट बोली पूरे इंडिया में जब ये ट्रेंड चल रहा है कि कोई आदमी उस चीज पे जीएसटी नहीं दे रहा है, तो पूरे इंडिया लेवल के लोगों को पकड़ना नामुमकिन है सर, एक आध चोर हो तो पकड़ भी लेंगे, पूरा इंडिया बड़े से बड़े लोग छोटे से छोटा आदमी उस पर जीएसटी नहीं दे रहा है, सबको पकड़ना नामुमकिन है सर। और बोला फिर करे तो करे क्या, बोले यार देख एक काम करते हैं, आज तक जो लोगों से गलती हुई है उसको माफ करते हैं। बोला माफ करते मतलब जो पूरे इंडिया लेवल पे लोग हैं जो अभी जीएसटी नहीं दे रहे हैं, हम उनसे जीएसटी की बात नहीं करते, कोई बात नहीं, आप पहले जीएसटी नहीं दिए कोई दिक्कत नहीं है, जो पुराना आप टैक्सेस नहीं दिए वो हम आपसे नहीं वसूलेंगे। पुराना टैक्सेस जो पुरानी गलतियां हुई हैं हम आपसे नहीं वसूलेंगे, आगे आप टैक्स लगाना ये भी बात का ध्यान रखना। मतलब इन्होंने बोला अगर मार्केट में किसी चीज को लेके परसेप्शन चल रहा है लोगों का कि सर इस पे जीएसटी नहीं है और उसमें आज तक कोई जीएसटी नहीं दिया है, तो सरकार बोल रही है हम उस केस में उसमें जीएसटी रिकवर नहीं करेंगे सर, हम ये बोल के रिकवर नहीं करेंगे कि आपने जीएसटी लगाया ही नहीं है और या तो लगाया है तो कम लगाया है, हम ये बोल के आपसे जीएसटी नहीं वसूलेंगे। मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट ने अच्छा किया। आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये रिमोट है, गवर्नमेंट के हिसाब से इस रिमोट पे 18% जीएसटी है, बट पूरे मार्केट में जितने लोग ये रिमोट बेच रहे सब 5% पे बेच रहे, पूरे लोग बड़े से बड़े लोग छोटे से छोटा आदमी। अब अगर गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकती है आपने शॉर्ट लेविट किया सर जीएसटी, 13% कम किया जीएसटी आपने, चोर हो आप लोग सब। गवर्नमेंट बोलती है नहीं 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 नहीं, पूरे मार्केट में ये चल रहा था, हर आदमी ये चीज कर रहा था, अब सबको पकड़ने जाएंगे तो मार्केट में बहुत दिक्कत हो जाएगी। गवर्नमेंट बोली जाओ 13% कम दिए ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना और आगे से आप पूरा जीएसटी देना। मतलब गवर्नमेंट पीछे जो गलतियां हुई है लोगों से उस गलती के लिए जीएसटी नहीं लेगी, प्रोवाइडेड याद रखना ये मार्केट में सब कर रहे हो। अगर एक लौता मैं हूं ना जो इसमें 18% और 5% लगा रहा हूं तो सरकार छोड़ेगी नहीं सर मेरे को, सेक्शन 73 74 बीच में लाएगी और सरकार बोलेगी बैठ बे। समझ आया, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर, पक्का ना, एकदम मस्त दिया है इन्होंने। मतलब प्रैक्टिकली लोगों को बोला कि ठीक है हम आपको रियायत दे रहे हैं, प्रोवाइडेड रियायत ये होनी चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ जनरल प्रैक्टिस, पूरा मार्केट ये चीज कर रहा है, एक लौते आप किए तो हम आपको पकड़ के दबोचेंगे और देंगे खाने भर के। और अगर सभी मार्केट में ये चीज कर रहे हैं तो फिर आपकी गलती नहीं है सर, आपकी गलती तो तब होती है ना जब मैं इकलौता ही करूं, तो मार्केट ही ये कर रहा है यार, मेरे को अकेले क्यों पकड़ रहे हो। ये प्रोविजन अच्छा है। मैं आपको एक बात बताऊं,
लिटरली बता रहा हूँ, आपको लगेगा सुन के शॉकिंग। जब मैं अपने जमाने में एक्साइज पढ़ता था ना, एक्साइज में सेम यही सेक्शन था, एक्साइज में ये सेक्शन था। इन्होंने अभी जीएसटी में ये सेक्शन डाला है, क्योंकि एक्साइज में इस चीज को लेके बहुत पहले लड़ाई हो चुकी थी। क्योंकि क्या होता था, एक्साइज में कंफ्यूजन था, कई बार एक्साइज ड्यूटी मैं अलग लगा रहा हूँ, सामने वाला एक्साइज ड्यूटी अलग लगा रहा है, कई बार सामने वाले को लगता था इसमें नहीं लगती है, मेरे को लगता है लगती है, ऐसी दिक्कतें आती थी एक्साइज में। इनको लगा जीएसटी में भी ये दिक्कतें आ रही है, तो जीएसटी में भी यही प्रोविजन डाल दी। समझ आया? देखो क्या बोला इन्होंने, 1/11/2024 से आई है नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट सर, नया सेक्शन ही है सर। Notwithstanding anything contained in this act, if the government is satisfied, पूरे एक्ट को साइड किया इन्होंने, पूरे एक्ट में क्या लिखा है वो तो देखा जाएगा सर। If the government is satisfied that a practice है मार्केट की, was it or generally prevalent regarding levy of central tax including non levy thereof, कोई लगाया है या तो पूरा मार्केट लगा ही नहीं रहा on any supply of goods or services of both, and that supplies were liable to, उस पर लगना चाहिए था टैक्स, पर पूरा मार्केट लगा ही नहीं रहा, उसमें सेंट्रल टैक्स लगना चाहिए था, आपने टैक्स ही नहीं लगाया, और या तो आपने टैक्स कम अमाउंट का लगाया जबकि आपको ज्यादा अमाउंट का लगाना चाहिए था। अभी बताया था ना एग्जांपल 5% 13%, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला एक काम करेगा, उठ के दरवाजा बंद कर देना। ये देख, ए भाई सवेरे सवेरे क्या फूक के आता है, दरवाजा है ना ऐसे करता है। अरे तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ, क्या फूकता है भाई। देखो, the government may on the recommendation of the council by notification in the official gazette direct that whole of the central tax payable on such supply, or as the case may be the central tax in excess of that payable in such supplies but for the said practice not to be required। देखो, जो गलती हो गई जो माफ किया, जो नहीं पे किया मत दो, जो कम पे किया जितना एक्सेस अमाउंट है वो बचा हुआ बैलेंस मत पे करो। समझ 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 आया ये? कौन गाली दिया यार? क्लियर हुआ ये सबको? बात सिंपल सी थी, बात रॉकेट साइंस नहीं थी। ये प्रोविजन एक जमाने में एक्साइज एंड सर्विस टैक्स में हुआ करता था, जीएसटी में इसको लेके आया है सर। क्लैरिफिकेशन ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ इंसर्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन इन द नोटिफिकेशन। इन्होंने बोला सर, अगर हम कोई नोटिफिकेशन लेके आए उससे रिलेटेड अगर हम क्लैरिफिकेशंस लेके आ रहे हैं तो वो क्लैरिफिकेशन उसी दिन से इफेक्टिव मानी जाएगी जिस दिन से वो नोटिफिकेशन आई है। आपको पढ़ना हो तो ये पूरा पढ़ लेना, मैंने आपको शॉर्ट सिंपल बता दिया जिसका कोई रिलेवेंस नहीं एग्जाम में। अब चालू करते हैं एग्जामिशन। सर्विसेज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी जो 12AB में रजिस्टर्ड है। मैं बोला 12AB कहां पर पढ़ते हैं? बोले इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेगा, और इनकम टैक्स एक्ट में तू चैरिटेबल पढ़ेगा। चैरिटेबल एग्जाम में सबसे ज्यादा रिलेवेंस रखता है इनकम टैक्स में, 6 से 12 मार्क्स का था एग्जाम में, पढ़ोगे आप लोग। तो इन्होंने बोला सर, सर्विसेज बाय a charitable entity registered under 12AB of the Income Tax Act 1961 by way of charitable activities। मैं बोले चैरिटेबल एक्टिविटी क्या होती है? बोले ये देख लिस्ट है, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर, काउंसलिंग, केयर करना या काउंसलिंग करना, जो लोग टर्मिनली इल पर्सन है, फिजिकल मेंटल, या जो पर्सन HIV है, एड्स से इफेक्टेड है, पर्सन एडिक्टेड है, ठीक है, नार्कोटिक्स ड्रग्स वगैरह, वो संजय दत्त था ना सर, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, इनका अवेयरनेस फैलाना,
एडवांस रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा। योगा कवर्ड है ना। एक बात का याद रखना, योगा की सर्विसेज कौन दे रहा है? चैरिटेबल एंटिटी, तो एग्जेम्प्ट है। अगर आप जिम में जाके योगा सीखोगे तो एग्जेम्प्ट नहीं है सर, याद रखिएगा सर। चैरिटेबल एंटिटी का योगा छोड़ा हूं मैं, ठीक है, जिम वाला योगा नहीं छोड़ा हूं, याद रखना। जिम से योगा क्यों छोड़ूंगा मैं? चैरिटेबल एंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलेटिंग टू अबेंडेंड, ऑर्फेन, होमलेस चिल्ड्रन, या फिजिकली या मेंटली अब्यूज पर्सन है, ट्रिमलाइज्ड पर्सन है, प्रिजनर्स है, या पर्सन इनके एज 65 अबव है जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सब सर्विसेज अगर चैरिटेबल एंटिटी देता है तो एग्जेम्प्ट है। मैं बोला इसके अलावा दिए तो, सरकार बोली इसके अलावा दिएगा तो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट बोला जाता है उसको। और मैं बोला उसका मतलब, बोले एनी अदर ऑब्जेक्ट मतलब चैरिटेबल एंटिटी के लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख की लिमिट है। 20 लाख तक तो वो सर्विस दे सकता है, उसके ऊपर उसको भी रजिस्टर करना पड़ जाएगा फिर जीएसटी में। मैं बोला नहीं समझ आया। बोले चैरिटेबल एंटिटी अगर योगा की सर्विसेज दिया तो एग्जेम्प्ट है। चैरिटेबल एंटिटी अगर योगा की सर्विसेज दिया तो एग्जेम्प्ट है। रामदेव बाबा एग्जेम्प्ट है, रामदेव बाबा एग्जेम्प्ट है। अगर कोई जिम है जो योगा सिखा रहा है टैक्सेबल है, बिल्कुल टैक्सेबल है। समझ आया? बेटा दिमाग में। चैरिटेबल एंटिटी इन कामों के अलावा कुछ और कर रहा है, ये जो काम है ये पूरी लिस्ट है, इसके अलावा कुछ और कर रहा है तो सरकार बोली वो टैक्सेबल है। बट हम उसे 20 लाख की लिमिट देते हैं क्योंकि जीएसटी में लिमिट सबको मिलती है 20 लाख की। तो 20 लाख की लिमिट तक तो वो अभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके ऊपर वो रजिस्टर भी कराएगा, टैक्स भी पे करेगा। समझ आई बात? क्लियर हुआ बेटा दिमाग में? आप रजिस्टर्ड होना चाहिए 12 में और चैरिटेबल एक्टिविटी करना चाहिए सर, तभी आप कवर्ड हो यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पढ़ो, बड़ा मजेदार है। क्या बोला इन्होंने? ऊपर जो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हो आप, चैरिटेबल ट्रस्ट, वो एग्जेम्प्ट है। बट अगर चैरिटेबल एक्टिविटी कोई कर रहा है, रिलीजियस, योगा, स्पिरिचुअलिटी, वहां पर अगर किसी के एडमिशन से रिलेटेड टिकट या फी चार्ज कर रहे हो, सरकार बोली उस पर जीएसटी है। मैं बोला नहीं समझ आ रहा है। बोले रामदेव बाबा योगा की सर्विसेज दे रहे हैं, एग्जेम्प्ट है। बट योगा की सर्विसेज लेने के लिए लोग वहां आ रहे हैं, उनसे टिकट का पैसा ले रहे हैं, सरकार बोली बैठो जीएसटी है। नहीं देते। कौन से बाबा अपने पास बैठने का कम टिकट ले रहे? डिपेंड करता है कितने लोग हैं। 10 रुपए नहीं रहती कहीं, नहीं होता, नहीं रहती, नहीं रहती। पता करना ना, बहुत महंगी रहती है टिकट्स, बहुत महंगी। मैंने तो सुना है जो रामदेव बाबा के स्टेज के सबसे पास बैठता है, उतने में तो पर्सनल योगा टीचर के पास चल जाए जितना वो दे रहा है। बट है ऐसा, ऐसा है। एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, जो ऊपर लिखा हुआ है उसके अलावा कुछ करोगे तो 20 लाख तक तो एग्जेम्पशन है। और 4 स्टेट्स के लिए 10 लाख, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। योगा और मेडिटेशन कैंप है सर, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है तो एग्जेम्प्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है तो एग्जेम्प्ट है, याद रखना। समझ आ रहा है? अब अगर आप लोग कभी ऋषिकेश जाओगे तो ऋषिकेश को तपोवन भूमि बोला जाता है।
तपो की भूमि, वहां पर सबसे ज्यादा योगा होता है, सबसे ज्यादा योगा वहीं सिखाया जाता है, मतलब पूरे फॉरेनर्स वहीं से योगा सीख के धूम मचाते हैं। जो फॉरेनर्स वहां योगा सीखने आते हैं वहां आश्रम में रहना पड़ता है उन्हें, मैं बता रहा हूँ आपको, आश्रम में रहना पड़ता है और 2 से 3 महीना वो आश्रम में रहते हैं। तो बात ये हुई, योगा तो आपने एग्जाम किया, तो जो योगा सीखने आया वो आश्रम में भी रह रहा है, तो आश्रम में रहने का भी तो खर्चा लगेगा, कम है, बहुत कम है, नॉमिनल है, 300 रुपए रहता है, 200-300 रुपए, बहुत सात्विक जीवन और सात्विक खाना है, मतलब अपन जैसे तो खाने में मर जाएंगे, नमक नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बहुत सात्विक खाना है, बट वो आपको रहने के लिए देते हैं जगह। दरवाजा बंद कर, तो लॉक कर देना था ना तेरे को दरवाजा, भाई बंद ही कर देता, अपने अलावा कौन आएगा यहाँ। कोई तो गाली दिया है, जीभ भर के गाली दिया है मेरे को, ठीक। तो बात ये हुई, जो आदमी योगा सीखने आ रहा है वो वहां रुकेगा भी, और जो आदमी वहां रुकेगा, बात यहीं पर अराइज हुई कि अगर वो आदमी वहां रुक रहा है तो वो जो रुकने की जो सर्विसेज दी गई है उसे, उस पे जीएसटी है कि नहीं? सरकार बोली नहीं है। मैं बोला क्यों? सरकार बोली एक बात समझ, वो वहां रहने आया था कि योगा सीखने आया था? बोले योगा सीखने आया था, रहना तो मजबूरी थी। बोले वही तो हम तेरे को समझा रहे हैं, रहना उसका मेन नहीं था, योगा उसका मेन था, रहना तो मजबूरी है उसकी, बिना रहे क्या रोड पे रहेगा? सरकार बोली एग्जेम्प्ट है। समझ आया? समझ आया? मैं बोला आपने रहना एग्जेम्प्ट किया, अब बात आती है खाने पीने में। बोले इसका क्या करें, क्योंकि जो आदमी रहेगा वो खाएगा पिएगा भी। सरकार बोली एक बात बता, खाने पीने का क्या वो अलग से पैसा दे रहे हैं? मैं बोला हाँ अलग से देता ना पैसा खाना पीने का। सरकार बोली टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। मैं बोला अगर फ्री में खाना मिलता होगा तो? मैं बोला फ्री में वहां खाना मिलता होगा तो? बोले फिर क्या है टैक्सेबल, फ्री में है ना, फिर टैक्सेबल कैसे होगा? अरे समझ, वेरी प्रैक्टिकल। आप एक बार ऋषिकेश चल जाओ, ये पूरी चीजों से आप लोग गुजर जाओगे एक बार। वहां जाना है, आश्रम में पूछना मेरे को योगा सीखना है, सिखाते हैं, बहुत अच्छा योगा सिखाते हैं, वो पूरे इंडिया में बेस्ट होता है ऋषिकेश। हाँ, रियल लाइफ में तो खाना भी फ्री है वहां। हाँ बट इन्होंने बोला खाने के लिए अलग से पैसा लेंगे तो टैक्सेबल है, लेते ही नहीं है वहां अलग से पैसा, रहना खाना मिला के होता है, 3 महीने का पैकेज होता है, 3 महीना योगा सिखाते हैं, पूरे फॉरेनर्स मिलेंगे आपको ऋषिकेश में, ठंड में, गर्मी में नहीं जाते, गर्मी में मर जाते हैं क्योंकि गर्मी में बहुत तपता है, तो उनको गर्मी सहन नहीं होती है, वो ठंड में आते हैं। अरे समझ, बैठा दिमाग में, बट याद रखना ये बाकी फिटनेस कैंप क्लासेस एरोबिक जुम्बा ये सब कुछ एग्जाम नहीं है। अरे समझ, बैठा दिमाग में, हिप हॉप करके उसको आप ये नहीं बोल सकते ये योगा है। क्लियर हुआ? चैरिटेबल ट्रस्ट अगर हॉस्पिटल मैनेज कर रहा है तो एग्जाम्प्ट है। मैं बोला मतलब? बोले टाटा मेमोरियल ट्रस्ट, रतन टाटा जी का हॉस्पिटल चला रहे हैं ना सर, एग्जाम्प्ट है, तो सही है। सरकार बोली हमने देखो ऊपर पढ़ाया था सर्विसेज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्प्ट है। अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो टैक्सेबल है। मैं बोला टू और बाय में अंतर है? बोले हाँ, बाय मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, चैरिटेबल ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है, और टू मतलब कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बाय है ऊपर कैटेगरी में तो एग्जेम्प्ट है, टू है तो टैक्सेबल है जब तक एग्जेम्प्ट नहीं है। मैं बोले एक आध बताओ टू में जो एग्जेम्प्ट है? बोले इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय
इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है वो इंपोर्ट कर रहा है सर्विसेज तो एग्जेम्प्ट है, पढ़ेंगे अपन नीचे। समझ आया? बेटर दिमाग में। अगला ये वाला पॉइंट बहुत सिंपल है, क्लैरिफिकेशन एकदम सिंपल था। बोले अगर आप कहीं पैसा डोनेट करते हो तो नियत डोनेशन क्यों होनी चाहिए? मैंने नहीं समझा। बोले फिलेंथ्रोपिक पर्पस होना चाहिए, रतन टाटा जैसी नियत होनी चाहिए। मैंने फिर भी नहीं समझा। बोले एकदम सिंपल क्रिस्टल क्लियर बात, अगर किसी मंदिर में ये वहां पर कोई भवन है, धर्मशाला है, वहां पर तू अपने नाम से एक रूम बनवा रहा है, तो वहां पर नाम ऐसे होना चाहिए कि इन द मेमोरी ऑफ माय दादाजी, पापा जी, अपनी मेमोरी में, ठीक है? वहां पर अरहम इंस्टीट्यूट नहीं लिखाना। तो अगर अरहम इंस्टीट्यूट लिखाया तो तू मार्केटिंग कर रहा है, तू धंधा बना लिया है, तू प्रमोशंस कर रहा है। और अगर तू प्रमोशन कर रहा है, सरकार बोली बैठो सब, फिर जीएसटी है। मैं बोला मेरे को कैसे पता चलेगा? सरकार बोली फिलेंथ्रोपिक पर्पस पता चलता है। बोले देख ऐसे लिखा हुआ होगा, गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर राजेश डोनेटेड बाय श्रीमती मालती देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर। बोले ये सब फिलेंथ्रोपिक है, इसमें हमें दिक्कत नहीं है। जहां तेरा फिलेंथ्रोपिक पर्पस हटा, तू एडवर्टाइजमेंट में उतरा, सरकार बोली जीएसटी है। बोले अरब इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आना चाहिए। आरआईएल टैक्सेबल है सर, फिलेंथ्रोपिक नहीं है। आपने बिजनेस का नाम ही ला दिया ना सर। इन द मेमोरी ऑफ धीरूभाई अंबानी लिख दो ना सर। इन द मेमोरी ऑफ, आरआईएल हटा दो, इन द मेमोरी ऑफ धीरूभाई अंबानी, एग्जेम्प्ट है। क्या दिक्कत है? आप जबरदस्ती बीच में आरआईएल क्यों ला रहे हो? आ रही है बात समझ? पर्पस फिलेंथ्रोपिक होना चाहिए, नियत मार्केटिंग की नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ सबको? अगला देखो, रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर। देखना, ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, बाय एन इंडिविजुअल एग्जेम्प्ट। मतलब मैं बोला मैं कोचिंग दूं आर्ट रिलेटेड एक्टिविटी का, तो एग्जेम्प्ट है। सरकार बोली वेरी गुड, समझदार हो गया तू। सरकार बोली समझदार। मैं बोला मतलब मैं ड्राइंग सिखाऊंगा, एग्जेम्प्ट है? सरकार बोली हाँ। मैं बोला कोई बड़ी कंपनी ड्राइंग सिखाएगी तो? सरकार बोली ना, फिर नहीं है। क्योंकि सर यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, बाय एन इंडिविजुअल सर, बाय एन इंडिविजुअल है तो एग्जेम्प्ट है, इंडिविजुअल का होना जरूरी है सर। समझ आया? बेटर दिमाग में। ट्रेनिंग और कोचिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल एग्जेम्प्ट है। ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है सर इसमें। स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज एग्जेम्प्ट है। मैं बोला गोकुल धाम प्रीमियर लीग, सरकार बोली एग्जाम नहीं है, नहीं है। मैं बोला मैं तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ गोकुल धाम में, क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। बोले नहीं है। समझ आ रहा है? फी का तो वैसे ही जीएसटी नहीं है। सेकेंड पॉइंट कंसिडरेशन होना चाहिए, नोशनल कुछ होता ही नहीं है, रियल ही होता है सब कुछ। समझ आ रहा है? सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिलेशन टू रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, याद रखना आर्ट और कल्चर सर। हमारा आर्ट और कल्चर आना चाहिए सर। तो हमारा कल्चर कोई हिप हॉप है ही नहीं सर, हिप हॉप हमारा कल्चर है ही नहीं सर, वेस्टर्न डांस हमारा कल्चर ही नहीं है सर, कथकली हमारा डांस है सर, हमारा कल्चर है सर कथकली। भरतनाट्यम ये हमारा कल्चर है सर, ये हमारा कल्चर है। आप हिप हॉप वो जो भी करते हो वेस्टर्न डांस, ये सब हमारा कल्चर नहीं है सर,
इन सब की ट्रेनिंग और कोचिंग है तो टैक्सेबल है। मैं बोला गया रेमो डिसूजा, बोले वेरी गुड, समझदार है तू, गया वो। समझ आया? क्लियर हुआ सबको? ध्यान रखना। देखो ये पढ़ा लिखो, मतलब पढ़ो देखो। फर्दर ट्रेनिंग और कोचिंग रिलेटिंग टू ऑल फॉर्म ऑफ आर्ट कल्चर और स्पोर्ट्स इज कवर्ड अंडर दिस, नेमली डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, सब कवर्ड है, सब कवर्ड है। ठीक है, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग, स्कल्पचर मेकिंग, लिटरेरी एक्टिविटीज, थिएटर, स्पोर्ट्स, सब ऑफ एनी स्कूल, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, सब 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 कवर्ड है। बट याद रखना, मैं अभी भी एक ही चीज बोलूंगा, आर्ट्स कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, और उस इंडिविजुअल ने कोचिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज दी है, कोचिंग और ट्रेनिंग दी है, तो एग्जेम्प्ट है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो नहीं है। डांस कवर्ड है सर, म्यूजिक कवर्ड है। आप म्यूजिक में वो सीखो ना, क्या बोलते हैं यार, हमारी जो म्यूजिक होती थी पुरानी म्यूजिक, क्या बोलते थे उसको, नाम भूल गया मैं, नाम अच्छा था याद नहीं आ रहा है। जो रीजनल म्यूजिक होती है सर, वो रीजनल म्यूजिक सीखो ना सर, वो आज भी एग्जेम्प्ट है, वो आज भी एग्जेम्प्ट है। आप रैप करना सीख रहे हो, सरकार बोली ना वो हमारा कल्चर, वो हमारा कुछ नहीं है सर, वो टैक्सेबल है सर। डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, पेंटिंग तो आर्ट है ना सर, कवर्ड है। स्कल्पचर मेकिंग, अरे समझ, क्लियर हुआ? लिटरेरी एक्टिविटीज, थिएटर, थिएटर आप लोग सुने वो रामलीला होती है, रामलीला एग्जेम्प्ट है, थिएटर, आर्ट कल्चर, और थिएटर एग्जाम नहीं है, और थिएटर एग्जाम नहीं है, कल्चर होना चाहिए हमारा, आर्ट या कल्चर। दिल्ली में होती है, यूपी में होती है, बहुत तेजी से चलती है सर थिएटर, यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं होता ये सब, बाहर बहुत होता है तेजी से, एग्जाम्प्ट है। बट अगर आप थिएटर कोई छोटा मोटा एक्ट कर रहे हो, अदर देन दैट जो कल्चर में नहीं है हमारे, सरकार बोले टैक्सेबल है सर, टैक्सेबल है। पैसा कहाँ लेते हैं, तो फिर जीएसटी कैसे आएगा? समझ आया? अगला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय चैरिटेबल एंटिटीज, मैंने आपको बताया था सर, देखो यहाँ पर 2 चैरिटेबल एंटिटी है, फिर भी एग्जेम्प्ट है सर। However, exemption shall not apply to OIDR services, याद रखना सर, हम तो प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ के आ चुके हैं OIDR सर्विसेज में। अगला, सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम, मैं बोला आप तो वृद्धाश्रम की बात कर रहे हो, बोले वेरी गुड, समझदार है तू। अगर वृद्धाश्रम है जो चैरिटेबल एंटिटी रन कर रही है सर, जहां पर 60 या 60 से ज्यादा वाले लोग रह रहे हैं और जिसका कंसिडरेशन 25,000 से कम ले रहे हैं या फिर 25,000 तक ले रहे हैं, तो एग्जेम्प्ट है, पर मंथ पर मेंबर। इससे ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल है, क्योंकि इससे ज्यादा हुआ तो आप धंधा बना दिए उसको, है? नहीं 25। मैं बोला सुनो ना, जो रहने आएगा वृद्धाश्रम में उसके रहने खाने सबका खर्चा मिला के, बोले हाँ सबका मिला के, रहना खाना जो भी चीज है सर, 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ आया? बैठा दिमाग में? अगला दिया हुआ है रिलीजियस सर्विसेज, ये तो बवाल मचा के रखिए सर। सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, मैं बोला रिलीजियस सेरेमनी क्या होती है, सरकार बोली आओ रिलीजियस सेरेमनी पढ़ते हैं सर। Religious ceremonies are life cycle rituals, including special religious pujas, conducted in terms of religious text by a person so authorized by such religious text. मैं बोला पूजा ये बोल दो, पूजा पंडित करवाता है। सरकार बोली वेरी गुड, वही तो बोल रहा हूँ, पंडित जो रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ के रिलीजियस सेरेमनीज करवाता है। तो शादी, मरना, जीना, बर्थ, डेथ, मैरिज, ये सब रिलीजियस है, सब रिलीजियस है। आ रही बात समझ?
ये आपकी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, 1 ईयर एनिवर्सरी, ये कोई रिलीजियस नहीं है सर। इवन आपकी सगाई भी रिलीजियस नहीं है। सगाई रिलीजियस नहीं होती है सर, कभी नहीं होती है। अंगूठी तो पहनाते होगे, उसपे काय का रिलीजियस है? उसमें कोई पंडित मंत्र ही नहीं पढ़ता है। भक्त से आप पहना देते हो गए, खुशी, नाचो। बट शादी होती है सर, क्योंकि वहां फेरे होते हैं और फेरे के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं और रिलीजियस टेक्स्ट में होते हैं सर। रिलीजियस सेरेमनीज होनी चाहिए सर। बोला ना सर, पहला पॉइंट, कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। रिलीजियस सेरेमनी है तो एग्जेम्प्ट है। समझ आ रहा है? मैं बोला सुनो ना, फिर वो तो जो हवन वगैरह होता है, सरकार बोली एग्जेप्ट है भाई। हवन में पंडित बैठता है, पंडित वो बुक लेके बैठता है, या तो उसको याद होगा, वो मंत्र वगैरह बोलते रहता है, एग्जेप्ट है। मैं बोला ऐसे तो बहुत पूजा है जो पंडित करता है। बोले एग्जेप्ट है ना, हम कहाँ बोल रहे हैं। बहुत पूजा है जो पंडित करता है, बहुत। ये तो 2-4 मैं बोल रहा हूँ। काल सर्प योग की पूजा, पता नहीं क्या क्या करता है, शादी नहीं हो रही उसके लिए पूजा, अकाल मृत्यु ना हो जाए उसके लिए पूजा, सब करता है पंडित। कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी एग्जेम्प्ट है। मैं बोला मंदिर में पूजा होती है, बोले एग्जेम्प्ट। मंदिर में पूजा एग्जेम्प्ट। आज ही तो 22 तारीख है, आज ही तो हमने राम भगवान जी की प्रतिष्ठा की थी ना। प्रतिष्ठा आज ही हुई थी, ठीक है, डेट के हिसाब से आज था, तिथि के हिसाब से पहले हो गया, बट डेट तो आज ही है सर। तो उनकी क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा हुई थी, एग्जेम्प्ट। मैं बोला आप मेरी बात नहीं समझ रहे। प्रतिष्ठा में बहुत लोग आए थे, वहां पर बड़ा सा हॉल था। ठीक। अब अगर मान लो मंदिर वालों ने उस हॉल को किराए पे दिया होगा, तो सरकार बोली सुन, अगर उस हॉल का किराया उन्होंने 9,999 लिया था तो एग्जेम्प्ट है, 10,000 या उससे ज्यादा लिया था तो टैक्सेबल है। मैं बोला राम भगवान को देखने आए थे ना, तो लोगों ने वहां से नारियल वगैरह भी खरीदा था। सरकार बोली अगर शॉप का रेंट 9,999 है तो एग्जेम्प्ट है, और 10,000 या उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल है। मैं बोला लोग ना वहां पर रहने भी आए थे कि 1-2 दिन दर्शन करेंगे, वहां पर जितनी भी पूजाएं होती है सबका आनंद लेके घर जाएंगे। बोले 9,009 नहीं, 999 होगा ना रूम का चार्जेस तो एग्जेम्प्ट है, 1,000 या उससे ज्यादा होगा तो टैक्सेबल है। कहाँ लिखा है ये सब? बोले ये देखिए रहा। समझ आया? अरे समझ आया कि नहीं? याद रखना, 1,000, 10,000, 1,000 या 10,000 या उससे ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल, से कम हुआ तो एग्जेप्ट। क्रिस्टल क्लियर? बैठा दिमाग में? प्रेसेंट्स मतलब समझते हो सर? मंदिर के आसपास के एरिया को प्रेसेंट्स बोलते हैं, मंदिर के आसपास के एरिया को। इसके अलावा कोई और काम है तो वो रिलीजियस नहीं, वो टैक्सेबल है। मैं बोले इसके अलावा क्या हो सकता है यार, इसके अलावा होगा क्या? बोले मंदिर में बुक बेच रहे। बोला हाँ बुक तो मैंने सुना है बिकती है। बोले टैक्सेबल है। अच्छा, इन्होंने और भी एग्जांपल दिया, देखो। If a donation is received with specific instruction, mutual understanding between the donor and the receiver, that the religious place will host an advertising promoting. ए लो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप, लो भाई। आप देखियो मंदिर में भी एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगे हुए होते हैं, होर्डिंग्स लगी हुई होती है। सरकार बोली ये भैया बैठो भैया, जीएसटी इसको, क्योंकि फिलेंथ्रोपिक पर्पस नहीं है ना सर, वैसे ही जीएसटी है सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? However, if the donation is received without any instruction, कोई आया मंदिर में पैसा ही छोड़ दिया, कुछ बोल ही नहीं रहा है कि काय के लिए पैसे का उपयोग करना है, क्या करना है। सरकार बोली ये तो एनोनिमस डोनेशन, बिना नाम के कोई डोनेट करे, नाम के साथ डोनेट करेगा तो एनोनिमस नहीं बोलते उसको। आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे, चैरिटेबल चैरिटेबल एंटिटी वाला जो चैप्टर पढ़ोगे वहां सीखोगे। एनोनिमस डोनेशन उसको बोलते हैं जहां पर बिना नाम के कोई डोनेट कर देता है, ठीक है, और नाम के साथ डोनेट करता है तो उसको एनोनिमस नहीं बोलते। सरकार बोलती कोई आदमी आया और पैसे छोड़ दिया, नाम लिखाया नाम नहीं लिखाया, वो एग्जेम्प्ट है सर, जीएसटी में, इनकम टैक्स में टैक्सेबल है। अगला, सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज,
मैं बोला ये क्या होता है रिलीजियस पिलग्रिमेज? दो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिलीजियस पिलग्रिमेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं बोला पिलग्रिमेज मतलब लोगों को कौन गाली दे रहा है यार? लोगों को वहां पर रहने की सुविधा, रिलीजियस पिलग्रिमेज, दो ऐसा स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन याद रखना पड़ेगा सर। कुमार मंडलम विकास निगम लिमिटेड और एक हज कमिटी। जब भी आप ऋषिकेश घुसोगे ना सर, ऋषिकेश में तपोवन में आपको इसका ऑफिस मिल जाएगा, बड़ा सा लिखा हुआ है बोर्ड में, कुमार मंडलम विकास निगम लिमिटेड। हज कमेटी का तो मेरे को नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं वहां गया नहीं हूँ, बट इसका मैंने देखा है सर, कुमार मंडल विकास निगम लिमिटेड। समझ आया बेटा दिमाग में? अगला इन्होंने बोला सर एग्रीकल्चर सर्विसेज, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पूरी एग्जेम्प्ट है, कोई भी एग्रीकल्चर सर्विसेज पूरी एग्जेम्प्ट है, पर याद रखना वो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेट करना चाहिए तभी एग्जेम्प्ट है। कोई भी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड रही तो एग्जेम्प्ट है। इन्होंने बोला सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है ये सीख लो क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। मैं चाहता हूं एक बार इसको पढ़ो और फिर मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा। पढ़ो इसको, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है। पढ़ो पढ़ो, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास इसके लिए। पढ़ लिए तो बताना। पढ़े तो मेरा क्वेश्चन, आलू एग्जेप्ट? क्या आलू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? आलू चिप्स, घोड़ा, घोड़ा एग्जाम नहीं है, रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस एग्जाम नहीं है सर। तो बकरी चल जाएगी, बकरी चल जाएगी। आप ये समझो सर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन लोग उसी चीज को कवर करते हैं जिसमें आप उसका करेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं कर देते। एप्पल को एप्पल ही रहने दो, अगर आपने उसे एपी फीस में कन्वर्ट किया, सरकार बोली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कैटेगरी से बाहर है सर, उस पर जीएसटी लगेगा। मैं बोला सुनो ना, मार्केट में ना नाशपाती आती है सर, नाशपाती, उसके ऊपर ना उन लोग कवर लगा देते हैं आजकल सुंदर दिखने के लिए, ऐसे कवर लगा देते हैं नाशपाती के ऊपर। मैं बोला वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है कि नहीं? सरकार बोली अबे गधे, वो पहले भी नाशपाती थी आज भी नाशपाती है, तो उसमें स्केच पेन लेके ड्राइंग भी बना देगा ना तो वो नाशपाती कहलाती है। सरकार बोली एग्जेम्प्ट है। तो मैं बोला फिर गन्ना, बोले एग्जेम्प्ट है। मैं बोला गुड़, बोले नहीं, गुड़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ही नहीं, गुड़ तो गन्ने से बनता है। मैं बोला फिर शक्कर, सरकार बोली शक्कर तक तो बात ही नहीं पहुंचती, नहीं है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कैसे हुआ? फॉर्म चेंज हो गया। ऐसे तो एप्पल का भी जूस निकाल के दे रहे हैं। मसाला, अरे समझ, समझो समझो, बहुत लड़ाई है आपको, ये छोटी लड़ाई लड़ रही है, बहुत बड़ी लड़ाई। मैं बोला चावल, बोले नहीं है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पेडी, पेडी एग्जेम्प्ट है, राइस एग्जेम्प्ट नहीं है सर, राइस तो प्रोसेसिंग के बाद आता है,
पैडी होता है सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो एग्जेम्प्ट है? नहीं, आज भी टैक्सेबल है। व्हीट तो शुरू से एग्जेम्प्ट है। व्हीट तो भैया धान धान तो एग्जेम्प्ट ही रहेगा ना। तो उसकी लोडिंग अनलोडिंग छोड़ दिए ना, राइस की एग्जाम की ना, पढ़ेंगे अपन आगे। सारी बात समझ, बहुत लड़ाई है। आपको ये छोटा लग रहा है, बहुत लड़ाई है। चाय पत्ती, समझो, जो चाय की पत्ती होती है वो एग्जेम्प्ट है। हम जो चाय पत्ती काली कलर की यूज करते हैं वो एग्जाम नहीं है, उस पर जीएसटी है। तो फिर मेरा क्वेश्चन कॉफी, सर कॉफी के बीन्स जो होते हैं ना, जो वो एग्जेम्प्ट है। ये जो आप लोग नेस्कैफे वगैरह पी रहे हो ये कोई एग्जाम नहीं है सर, इनको नहीं छोड़ा है, एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, समझ आ रहा है? बहुत लड़ाई है, मैं बता रहा हूँ, ऐसी लड़ाई है, इसमें तो बैठ के आप कितना ही लड़ सकते हो, पूरा दिन लड़ सकते हो। सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट घोड़ा, घोड़े को बाहर रखो सर, फॉर फूड, फ्यूल, फाइबर, रॉ मटेरियल, अदर सिमिलर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय वे ऑफ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है सब एग्जेम्प्ट है, सब एग्जेम्प्ट। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर एग्जेम्प्ट। बोला फार्म लेबर कौन होता है? बोले फार्म में जो काम करते हैं। बोला अच्छा, ये जो बिल्डिंग बनाने के लिए काम कर रहे हैं, सरकार बोली वो टैक्सेबल है सर, वो एग्जाम नहीं है, फार्म लेबर एग्जेम्प्ट है। समझ आया? फिर आप एग्रीकल्चर में कुछ भी करो, टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, कुछ भी करना है करो, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेशन, बट याद रखना ये जितने भी प्रोसेस आप कर रहे हो ना सर, ये प्रोसेस कहां पर होना चाहिए? एग्रीकल्चर फार्म में होना चाहिए और उसका करेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होना चाहिए। सरकार बोली एप्पल में तेरे को वैक्स लगाना है ना, तू लगा, हम तेरे को मना नहीं करते, पर तू एप्पल को एप्पल रहने देना। तू अगर एप्पल को चेंज किया, हैप्पी फीस बनाया, सरकार बोली बैठ फिर जीएसटी है। समझो, आपको ये मजाक लग रहा है, एग्जाम का बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है इससे कि सर एग्रीकल्चर ये फ्यूमिगेटिंग की सर्विसेज वेयर हाउस में प्रोवाइड की गई, एग्जाम है कि टैक्सेबल है? टैक्सेबल है सर, क्योंकि एग्रीकल्चर फार्म में नहीं है वो, इसको मजाक मत समझना। ग्रेडिंग वगैरह एग्रीकल्चर फार्म में करो, एग्जेम्प्ट है। और अगर आप राइस मिल में ले जाके ग्रेडिंग करें ना सर, टैक्सेबल हो जाएगा सर वो जीएसटी पे। समझ आ रहा है? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? बहुत जबरदस्त चीज है। आप एग्रो मशीनरी किराए पे लो, जमीन किराए पे लो, एग्जेम्प्ट है। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है। मैं बोला अच्छा गेहूं को स्टोर करूं, एग्जेम्प्ट? बोले हाँ हाँ। बोला चावल? बोले ना ना ना, चावल एग्जेम्प्ट नहीं है, चावल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही नहीं है। बोला पैडी? बोले एग्जेम्प्ट। गन्ना एग्जेम्प्ट, गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है सर, एग्रीकल्चर कृषि कल्याण योजना, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों को हेल्प करती है कि कैसे फार्मिंग करना है, एग्जेम्प्ट है। एपीएमसी सर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, इसका काम होता है जो फार्मर के बिहाफ में धान मंडी में माल बेचती है, उनका एजेंट होते हैं सर ये लोग गवर्नमेंट के, एग्जेम्प्ट है। समझ आया? बैठा दिमाग में? अब देखो सर, प्लांटेशन क्रॉप्स आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रबर, टी, कॉफी क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स एग्जेम्प्ट है। पेसिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर सब एग्जेम्प्ट है, सब एग्जेम्प्ट है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीजों से। पर पोटैटो चिप्स, टोमेटो केचप ये नहीं छोड़ेंगे सर, इसको कैसे छोड़ देंगे लोग? आप टमाटर रखो ना, एग्जेम्प्ट है, टमाटर को चेंज मत कर दो सर। सर इन्होंने बोला आप कोई भी प्रोसेस करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप टमाटर की दो कैटेगरी कर दो, देसी टमाटर, विदेशी टमाटर, हम एग्जाम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने टमाटर का सूप बनाया
बोले बैठो। मैं बोला फिर तो नॉन सूप वाले टैक्सेबल है? बोले हाँ, वेरी गुड। क्लीनिंग ऑफ व्हीट आउटसाइड द फार्म, सरकार बोली एग्जेम्प्ट है। मैं बोला वाह, क्यों? सरकार बोली अबे साले, गेहूं तो गेहूं ही रहा ना, गेहूं थोड़ी बदल गया। बोला हाँ, बात तो सही है। सरकार बोली जमीन किराए पे दे दे, फार्मिंग के लिए एग्जेम्प्ट है। मैं बोला अच्छा, फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ, एग्रीकल्चर लैंड लिया फार्म हाउस के लिए, वहां पर मूवी की शूटिंग के लिए दे दिया। सरकार बोली अबे ओ पागल, टैक्सेबल है भाई, तू किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है यहाँ पर? बोला ओके भाई। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, एपीएमसी कवर्ड एग्जेम्प्टेड। टेस्टिंग कोई भी टाइप की हो, सॉइल की टेस्टिंग, प्रोडक्ट की टेस्टिंग, सीड टेस्टिंग, जो टेस्टिंग करवाना है सब एग्जेम्प्ट है, सब सब। प्लांट एनिमल कोई भी टेस्टिंग सब एग्जेम्प्ट है। इस चीज का कौन सा वाला मार्केट? ये एक बार धान मंडी चल जाते को मिल जाएगा अंदर, एपीएमसी कमेटी। धान मंडी, धान मंडी सुना है कभी? अबे भरी पड़ी है धान मंडी पागल, इतनी धान मंडी है रायपुर में। हाँ बट इतने जितने बजे बोल रहे हो उतने बजे जाना धान मंडी, मिल जाएगा तेरे को सब। प्रोसेस टी, कॉफी, जैगरी एंड पल्सेस सब टैक्सेबल है। प्रोसेस्ड है ना, प्रोसेस्ड सब टैक्सेबल है, ये इनको नहीं छोड़ते। अगला देखो, ब्लैक टी तो मैं जानता हूँ, ग्रीन टी मैं जानता हूँ, ये व्हाइट टी कहाँ से आ गई? सरकार बोली होती है। तो सही में? बोले हाँ, ग्रीन टी तुम पीते हो क्योंकि तुम्हें फिगर मेंटेन करना होता है, यू नो। ब्लैक टी आजकल का ट्रेंड चल रहा है, व्हाइट टी भी होती है। बोले कहाँ होती है भाई? बोले इसी को मोरिंगा बोलते हैं, मोरिंगा होती है साउथ में। बोले एक बार पी के देख लेना, उसको पी लिया तो तेरे को नॉर्मल वाली चाय नहीं भाएगी, अगर उसकी आदत लग गई तो। मैं पियो, बहुत महंगी होती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है, 50 ग्राम 250 रुपए। हाँ, एकदम ही अलग परे होता है टेस्ट, एकदम ही परे टेस्ट। तो उसको पी लेगा तो तेरे को ये बाकी चाय नहीं भाएगी, एकदम अजीब होता है। बट तेरे को उसको पीने के बाद पूरे दिन तेरे को इतना नॉर्मलाइज लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा तेरा माइंड किसी चीज से एडिक्टेड है। बहुत कंट्रोल कर देती है अपने दिमाग को, एडिक्शन खत्म कर देती है व्हाइट टी। बट बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी। मैं तो शौक से मंगवाया था बैंगलोर से, बट बहुत महंगी है। ठीक, जैगरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। पल्सेस भाई, दाल, दाल समझते हो? ठीक है, हाँ, पल्सेस को तो दाल ही बोलते हैं। दाल कैसे निकलती? पीट पाट के निकालते हैं दाल, तो पीट पीट के दाल निकालते हैं। सरकार में दाल एग्जाम नहीं है। हाँ, नहीं, दाल को तो वो किया जाता है सर, प्रोसेस करने के बाद जो आप देखते हो लाल दाल, काली दाल, वो सब प्रोसेस के बाद की है। ओरिजिनल वो थोड़ी होती है सर, ओरिजिनल वो नहीं होती है सर, ओरिजिनल तो हम देखे ही नहीं है सर, ओरिजिनल तो हम देखे ही नहीं है। होल ग्रेन पल्सेस, राजमा वगैरह, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, क्योंकि राजमा वैसा ही होता है, डायरेक्टली यूज होता है राजमा, ट्रैवली एग्जेम्प्ट है। मैं बोला सुनो, इंटरमीडिएट प्रोसेस। सरकार बोली ये क्या होता है इंटरमीडिएट प्रोसेस? मैं बोला जॉब वर्क, बचपन से सीखे जॉब वर्क। सरकार बोली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने जॉब वर्क है ना सब एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट घोड़ा, घोड़े को बीच में मत लाना। बाकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें आएगी सब एग्जेम्प्ट है, घोड़ा जानवर सब एग्जेम्प्ट है। बट सॉरी, सब जानवर और एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट है, बस घोड़े को बीच में मत लाना। बाकी सब इंटरमीडिएरी प्रोसेस जॉब वर्क सब एग्जेम्प्ट है। समझ आया? पेडी एग्जेम्प्ट है, राइस एग्जेम्प्ट नहीं है, याद रखना, राइस एग्जेम्प्ट नहीं है। समझ आया?
ये ध्यान रखना सर, राइस एग्जेम नहीं है। तो पेडी इंटू राइस करोगे तो एग्जेम नहीं है सर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, 2 लोगों को प्रेम प्यार मोहब्बत में मिलवा देना, घोड़ों को बस मत मिलवाना, तो एग्जेम्प्ट है। लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, एग्जेम्प्ट है। मैं बोला ये तो चमत्कार है। बोले हाँ, लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस एग्जेम्प्ट है, पर राइस एग्जेम नहीं है सर। आ रहा है समझ? चमत्कार है सर। वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है। तेंदुपत्ता ये सब एग्जेम्प्ट है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं जंगलों से, एग्जेम्प्ट है। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल एग्जेम्प्ट है। सिर्फ ये 4 है, याद रखना पड़ेगा सर। सीरियल पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल। तो मेरा क्वेश्चन था सर, गन्ने को स्टोर करूंगा तो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? बताओ भैया। बोलो भाई, गन्ना एग्जेम्प्ट है कि नहीं? सरकार बोली गधे, गन्ना तो पहले ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आ चुका था, वो वैसे ही वहां पर एग्जेम्प्ट था। ये यहाँ पर हम लोगों ने 4 नाम दिया और ये 4 नाम को ही कवर किए। मैं बोला बीड़ी पत्ता, मैं बोला बीड़ी पत्ता। सरकार बोली बीड़ी पत्ता यहाँ नहीं, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है, वहां पर जा। मैं बोला अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको, सरकार बोली टैक्सेबल है। उनका अगर वेयर हाउस कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है तो टैक्सेबल है। अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको। मैं बोला मैं सिर्फ ये 4 को याद रखूं? बोले हाँ 4 को याद रख। सीरियल पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल, बस इन 4 के अलावा किसी और चीज का स्टोरेज और वेयर हाउसेस हुआ टैक्सेबल है। समझ आया? सर्विसेज इन रिलेशन टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल से रिलेटेड अगर आपने सर्विसेज ली है बट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं किया तो सरकार बोली एग्जेम्प्ट है। मैं बोला नहीं समझ आया। बोले सुन, तूने फ्रूट्स को कोल्ड स्टोरेज में रखवाया, एग्जेम्प्ट है, क्योंकि फ्रूट्स पहले भी फ्रूट्स था, आज भी फ्रूट्स है। बट अगर तूने फ्रूट्स को किसान जैम में कन्वर्ट किया और तू अगर क्या बोलते कोल्ड स्टोरेज में रखवाया तो सरकार बोली टैक्सेबल है, क्योंकि अब फ्रूट्स फ्रूट्स नहीं रहा, किसान जैम हो चुका है। समझ आया? तो प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग, सब एग्जेम्प्ट है। तुम करो ना, एप्पल में लेबल करो ना, ब्रांडेड एप्पल, अनब्रांडेड एप्पल। सरकार बोली एप्पल एप्पल दिखना चाहिए सामने वाले को। तू पैसा कुछ भी ले, ब्रांडेड बोल के कुछ भी ले, तू जो करना है कर, बट एप्पल एप्पल दिखना चाहिए। किसी में वैक्स लगाने लगा, किसी में नहीं लगाना है मत लगा, देसी बोल के बेच, विदेशी बोल के बेच, जो करके बेचना है बेच। याद रखना वो एप्पल तो एप्पल ही होना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना तू। समझ आया? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनसीसीडी, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट। सर कोल्ड चेन तो हमेशा ही एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि इंडिया में कोल्ड चेन फैसिलिटी बहुत कम है और हमें इसकी बहुत जरूरत है। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? बस आज यहीं रुक जाते हैं।